हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस्टो सर। आज मैं फरारी सीरीज़ में आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का वन शॉट पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप पहले ये लाइन देखोगे, ब्लड इज़ द मोस्ट commonly used body fluid by most of the higher organisms including humans for this purpose। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अनदर फ्लूइड लिम्फ, दो फ्लूइड्स यूज़ होते हैं। कितने? एक तो ब्लड, दूसरा कौन सा होता है? लिम्फ। ये याद रखना, ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्लड की। ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। जब मैं आपको वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दूंगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि टिश्यू के कितने टाइप्स है। टिश्यू मतलब वहाँ पे फिर आता है एपिथेलियम भी आता है, वहाँ पे आता है फिर कौन सा नर्वस ये टिश्यू भी आता है, मस्कुलर टिश्यू भी आता है, कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। ये जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ये उसी का टाइप है। किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्या है? ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो किसका बना हुआ है? एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा किसका? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि ब्लड में तीन चीज़ें होती है, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक सिट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जो कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है हमारे ब्लड का? 55%। मान लो अगर हमारा ब्लड 100% है, उसमें 55% क्या है? प्लाज्मा। अब बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा में 90 to 92% क्या है? वाटर है। कितना? 90 to 92% क्या है? वाटर है। और प्रोटीन्स कितना है? 6 to 8%। ये याद रखना, ये डाटा है, ये याद रखना आ भी सकता है। अब प्रोटीन कौन कौन सा है इसमें? एक तो फाइब्रिनोजन, दूसरा क्या है? ग्लोबुलिनस, तीसरा क्या है? एल्ब्यूमिनस। ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं इसमें। अब जो ये फाइब्रिनोजन है ये किस में हेल्प करते हैं? ये कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। जो ग्लोबुलिनस है ये किस में हेल्प करते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। और जो एल्ब्यूमिनस है ये किस में हेल्प करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस। जो प्लाज्मा है इसमें और भी कुछ होता है, मसलन मिनरल्स होते हैं इसमें। कौन कौन सा मिनरल होता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह वगैरह। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये भी होते हैं इसमें। लेकिन ये क्या होते हैं? ये इन्हें ट्रांजिट होते हैं, मतलब ये इन्हें मूवेबल फॉर्म में होते हैं। अब वो प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते उसको हम बोलते हैं सीरम। क्या? वो प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम सीरम। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। किस किस को? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ये कितना कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे ब्लड का? 45%। ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की, जिनको हम और एक नाम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये मोस्ट एबेंडेंट सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में मोस्ट एबेंडेंट सेल्स कौन होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। अगर हम बात करेंगे एक हेल्दी एडल्ट मैन की, उसके पास ऑन एन एवरेज कितने आरबीसीज होते हैं? 5 to 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब जो ये आरबीसीज होते हैं ना, ये कहाँ पे बनते हैं? रेड बोन मैरो में। अगर हम आरबीसीज देखेंगे ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं रेड बोन मैरो में। आरबीसीज होते हैं डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। क्या होते हैं? डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इनके शेप के बारे में बात करेंगे, वो बाइकनकेव इन शेप होते हैं। जो आरबीसीज है ना, इनके पास एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इनके पास आरबीसीज के पास क्या होता है? एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसीलिए इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड। और जो इनका नाम पड़ा है रेड ब्लड सेल्स, वो इन्हीं की वजह से पड़ा है। अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करेंगे ना, उनको 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 to 16 ग्राम्स। अब ये किस में हेल्प करता है? ये जो हीमोग्लोबिन है ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। जो ये आरबीसीज है ना, इनका जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 120 डेज। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो आरबीसीज का लाइफ स्पेन है वो कितना है? 120 डेज।
उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होते कहाँ पे, सुप्लीन में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स का और एक नाम है वाइट ब्लड सेल्स, शार्ट में हम बोलते हैं WBC। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कलरलेस, यानी कि इनके पास कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड। जो आरबीसीज थे वो क्या थे, वो इन्यूक्लिएटेड थे, यानी कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं था। और जो WBC से इनके पास न्यूक्लियस होता है, और ये रिलेटिवली लेसर होते हैं नंबर में, किन से, आरबीसी से। ये बहुत कम होते हैं किन से, आरबीसी की तुलना में, ये याद रखना। अब कितना होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आगे बढ़ते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हमारे पास दो कैटेगरीज होते हैं किन की, WBCs की। एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा क्या होता है, एग्रेनुलोसाइट्स। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें कौन कौन सा आता है, एक तो आता है न्यूट्रोफिलस, एओसिनोफिलस, बेसोफिलस, ये किस में आते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में। जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है वो किस में आते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स में। आगे बढ़ते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट सेल्स होते हैं। कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे WBCs का, 60 to 65%। और जो बेसोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट होते हैं। वो कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, 0.5 to 1%। ये याद रखना। मान लो अगर हमारा WBCs 100% है, उसमें 0.5 to 1% क्या है, बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है वो कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, मोनोसाइट्स 6 to 8%। जो ये किस में हेल्प करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो हमारी बॉडी में क्या एंटर करते हैं। जो बेसोफिल्स हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, एक तो हिस्टामाइन सिक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन सिक्रेट करते हैं, और क्या करते हैं, हेपेरिन। ये किस में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एजनोफिल्स की, जो कंस्टिट्यूट करता है कितना, 2 to 3%। ये क्या रेजिस्ट करता है, इन्फेक्शंस, और ये एसोसिएट किसके साथ होता है, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, याद रखना। यहाँ पे ये डायग्राम है, इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे देखो ये प्लेटलेट्स है, ये क्या है, आरबीसी है। यहाँ पे देखो इजनोफिल, इजनोफिल क्या है, ये देखो ये स्पेक्टिकल शेप्ड है ना, यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्पेक्टिकल शेप्ड बाइलोब्ड है ना। अब बेसोफिल देखो ये कैसा है, यहाँ पे देखो न्यूट्रोफिल ये मल्टीलोब्ड होता है। अब ये देखो मोनोसाइट कैसा होता है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इनको याद रखना, क्या पता नीट में वहाँ पे आपको ये मैचिंग में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स कितना कंस्टिट्यूट करते हैं WBCs का, 20 to 25%। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, T लिम्फोसाइट्स। ये किस में हेल्प करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे किसकी, थ्रोम्बोसाइट्स की, जिनका और एक नाम है प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेल फ्रेगमेंट, जो कहाँ से बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स से। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये प्लेटलेट्स है ये कितना कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे ब्लड का, 1.5 लाख to 3.5 लाख ये कंस्टिट्यूट करते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये याद रखना। जो प्लेटलेट्स है ये कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। अब हमारे पास दो तरह के ब्लड ग्रुप्स ज़्यादातर होते हैं। एक तो होता है ABO, दूसरा क्या होता है RH। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे किसकी, ABO ब्लड ग्रुपिंग की। जो ये ABO ब्लड ग्रुपिंग है ना, ये किसके बेस पे इसको मतलब डिवाइड किया है, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स। जो मतलब ये एंटीजन्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या होते हैं, ये 2 सरफेस एंटीजन्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, RBCs पे होते हैं। अब कौन कौन सा एंटीजन होता है, एक तो होता है A, दूसरा क्या होता है B, समझे। अब जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में मतलब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। अब कौन कौन सी एंटीबॉडीज, सेम ऐसी होता है, A एंटीबॉडी होती है और दूसरा क्या होता है, B एंटीबॉडी होती है। इस ग्राफ की तरफ, जो ये टेबल यहाँ पे दिया है इसकी तरफ ध्यान देना। अब देखो ब्लड ग्रुप है ना, कौन कौन सा है, एक तो A है, दूसरा B, A, B, O। अब एंटीजन्स कौन कौन से होते हैं किसके ऊपर, इन A ग्रुप पे, B ग्रुप पे, A, B और O पे। एंटीजन A पे A होता है, B पे B होता है
ए बी पे ए और बी होता है, और जो 0 पे होता है, जो ओ है उस पे क्या होता है, नील होता है। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में कौन कौन सी होते हैं। ए का एंटीबॉडी क्या होता है, बी, और बी का एंटीबॉडी क्या होता है, ए, और ए बी का तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ये याद रखना। और जो ओ है उसका एंटीबॉडी ए भी होता है और बी भी होता है। अभी यहाँ पे इसके डोनर्स लिखे हैं, याद रखना, इनको नज़र रखना। अब हम बात करेंगे देखो जो ये ओ ग्रुप है ना, ओ ग्रुप, ये क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है। क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ये याद रखना। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। जो ए बी ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, वो ए बी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, और जो बाकी ग्रुप से ब्लड है वो उनसे भी क्या एक्सेप्ट कर सकता है, याद रखना। इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे RH ग्रुपिंग की। अनदर एंटीजन, ये एंटीजन होता है, इसको हम बोलते हैं RH एंटीजन, जो किन में पहले पाया गया था, रिसस मंकीज़ में पाया गया था, इसीलिए इसको RH बोलते हैं। ये याद रखना, ये मेजॉरिटी ऑफ RBCs पे होता है। अब कितने मेजॉरिटी, लगभग 80% ऑफ ह्यूमन्स में ये पाया जाता है, कौन, RH एंटीजन, ये याद रखना। और जिनमें ये प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव। देखो अब यहाँ पे एक स्पेशल केस इसका पाया गया है, मतलब किसका, वो एरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस। इसमें क्या हुआ है, देखो जो मतलब RH नेगेटिव मदर है ना, उसका जो मतलब ब्लड है वो किसके साथ, मतलब ये मिसमैच हुआ किसके साथ, जो RH पॉजिटिव ब्लड है किसका, फ्यूटस का। इसकी वजह से क्या हुआ, फिर मतलब उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या हुई, RBCs, मतलब जो मदर का ब्लड है उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने स्टार्ट किया ना एंटीजनस बनाना, उसकी वजह से जो फ्यूटस का ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसी कंडीशन को हम फिर बाद में क्या कहने लगे, एरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस। इसको याद रखना। इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, किसको, anti-RH एंटीबॉडीज़, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, खाली यहाँ तक पढ़ते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मैं सीधे इस जो ये कोagulation ऑफ ब्लड है ना, इसको मैं आपको सीधे मतलब यहाँ पे आपको लिख के बताऊँगा ये क्या है, आपको सीधे समझ में आएगा, ज़्यादा इसको इसकी तरफ ध्यान मत रखना। देखो पहले मैं लेता हूँ कौन सा, पहले मैं लूँगा प्रोथ्रोम्बिन। क्या, प्रोथ्रोम्बिन, ये कन्वर्ट होता है पहले किस में, थ्रोम्बिन में, और यहाँ पे होता है कौन सा, फाइब्रिनोजन, ये कन्वर्ट किस में होता है, फाइब्रिन में, किस में, फाइब्रिन में। अब इसको कौन फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ये थ्रोम्बिन। अब आप बताओगे इस थ्रोम्बिन को कौन मतलब कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कौन कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। यहाँ पे आता है कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज, ये कन्वर्ट करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब ये फाइब्रिन क्या करता है, ये एक मैश लाइक क्या नेटवर्क बनाता है, जिस तरह वो मछुआरे होते हैं ना, वो अपना वो जाल फेंकते हैं किसमें, पानी में फेंकते हैं, वहाँ से वो फिर क्या पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वो मछलियाँ उसी में पकड़ते हैं ना, जो उनका वो नेट है उसी में फंसते हैं। वो जिस तरह वो वहाँ पे फंसते हैं ना, इसी तरह हमारे जब हमें कोई कट लगता है, इंजरी होती है, तो वो सेल्स वहीं पे फंस जाते हैं इसी फाइब्रिन में। इसी तरह ये काम करता है, और वहाँ पे क्या बनता है, फिर बाद में वो क्लॉट होता है, और उसको क्या बनता है, वो सिकम बनता है। सिकम तो आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो कैल्शियम आयन्स है ना, ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है क्लॉटिंग में। जब आप आगे जाओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे वो इंट्रिंसिक सिस्टम होता है, और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है इसके लिए, कोagulation ऑफ ब्लड के लिए। फ़िलहाल इतना ही ध्यान रखो, क्योंकि आपको नीट करीब है, तो आप फिलहाल इतना ही पढ़ो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस वक्त इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, देखो बहुत सारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है ना, वो मूव करते हैं आउट, और कहाँ पे जाते हैं, स्पेसेस में, यानी कि सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं ना, वहीं पे वो रह जाते हैं। अब उसमें क्या क्या आते हैं, लार्जर प्रोटीन्स भी आते हैं, कुछ फॉर्मड एलिमेंट्स भी आते हैं, जो ब्लड वेसल्स में होते हैं वो भी बाहर जाते हैं। अब जो ये फ्लूइड बाहर रहता है ना, इस स्पेसेस के दरमियान जो फ्लूइड रहता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसकी जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सेम होती है जिस तरह किस में होती है, प्लाज्मा में, उसी तरह इसमें भी होती है।
अब इससे क्या होता है, जो ये टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट्स होता है, इससे गैसेस होता है, किसके दरमियान, एक तो ब्लड के दरमियान, दूसरा सेल्स के दरमियान, ये याद रखना। अब देखो ये लिम्फ है ना, ये एक सिस्टम के थ्रू पास करता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो इस फ्लूइड को लेता है फिर वापस किस में डालता है, मेजर वेनस में डालता है। अब देखो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ, जो मैं अभी तक बोल रहा था। अब जो ये लिम्फ होता है ये क्या होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो किस में हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। जो ये लिम्फ होता है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरियर होता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, फैट्स के लिए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट होता है कौन, लिम्फ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज की। जो सर्कुलेटरी पाथवे है ना, ये दो तरह की होती है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है इसमें, दूसरा क्या आता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ओपन स्पेसेस में जाता है, जिनको हम साइनसेस कहते हैं। जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड थ्रू वेसल ही चलता है, एक क्लोज्ड सिस्टम के थ्रू चलता है। तो ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोर एडवांटेजेस होता है देन ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, किसमें, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो आर्थ्रोपोड्स आते हैं, दूसरा क्या आता है, मोलस्कस। और ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, एनालिडस और कार्डेटस। आगे बढ़ते हैं, देखो वर्टिब्रेट्स के पास एक क्या होता है, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो फिशेस होते हैं उनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक तो आर्ट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स को छोड़कर, क्रोकोडाइल्स के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके पास दो आर्टरिया होते हैं और क्या होते हैं, सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है विथ टू आर्टरिया एंड टू वेंट्रिकल्स, ये याद रखना। जो फिशेस होते हैं ना, जो इनका हार्ट होता है वो पंप आउट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनको ऑक्सीजनेट होते हैं किससे, गिल से, ये याद रखना। यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, कहाँ पे, गिल, जो फिशेस है ना इनमें क्या होती है, इनमें खाली सिंगल सर्कुलेशन होती है, ये याद रखना। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इनमें क्या होती है, डबल सर्कुलेशन होती है। इनमें जो वेंट्रिकल्स है वहाँ पे मिक्सअप ब्लड हो जाता है। जो हम बर्ड्स और जो मैमल्स और बर्ड्स हैं, मैमल्स में हम आते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसको और एक नाम भी बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये तीन चीज़ का बना हुआ है, एक तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, दूसरा किसका बना हुआ है, ब्लड वेसल्स का, और तीसरा किसका बना हुआ है, ब्लड का, याद रखना। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये कितने चीज़ों का बना हुआ है, तीन चीज़ों का, एक तो बना है हार्ट का, दूसरा बना है ब्लड वेसल्स का, तीसरा किसका बना हुआ है, ब्लड का, याद रखना। हार्ट क्या है, हार्ट मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, याद रखना। ये कहाँ पे पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में, इन बिटवीन द टू लंग्स। इसको स्लाइटली टिल्टेड किया गया होता है, कि ये स्लाइटली टिल्टेड कहाँ की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ। जो इसका साइज़ होता है क्लेंचड फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी, जितना उसका साइज़ होता है उतना ही साइज़ किसका होता है, हार्ट का। इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, जो क्या एनक्लोज करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो हमारा हार्ट है ना, इसके चार चैम्बर्स होते हैं, एक दो होते हैं रिलेटिवली स्मॉल, जो अपर चैम्बर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टरिया, और दो होते हैं लार्जर, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक थिन मस्कुलर वॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरियल सेप्टम, जो सेपरेट करता है किसको, एक राइट और लेफ्ट आर्टरी को। और थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को। अब जो ये आर्टरियम और वेंट्रिकल होता है ना सेम साइड का, वो भी आपस में सेपरेट होते हैं बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो ये चैम्बर्स होते हैं ना, ये आपस में कैसे मतलब जुड़े हुए होते हैं, बाय ओपनिंग्स, इनमें ओपनिंग्स होती है, उसी से ये आपस में जुड़े होते हैं। अब जो राइट साइड है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वेल्यू, क्या होता है, ट्राइकस्पिड वेल्यू। और जो राइट साइड है वहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड
वैल्यू क्या होता है, बाइकस्पिड वैल्यू, या इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं मिट्रल वैल्यू। अब जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं ये ओपन करते हैं किस में, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। कैसे मतलब उनको क्या होता है, उनको वहाँ पे एक मतलब ये फ्लैप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, या वैल्यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वैल्यूज। ये याद रखना। ये वैल्यूज क्या करते हैं, ये करते हैं खाली मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड भेजते हैं, ये वापस ब्लड को नहीं लेते हैं, मतलब ये खाली वन वे ब्लड को रखते हैं, ये टू वे ब्लड को नहीं रखते। कौन, ये वैल्यूज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब देखो ये क्या है, वेना केवा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ऐसे नोड है, साइनो आर्टरियल नोड। और ये क्या है, राइट आर्टरियम। ये क्या है, आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड। ये क्या है, कार्डियोटेंटेनी। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेनस, लेफ्ट आर्टरियम, बंडल्स ऑफ हियर्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एपेक्स। इसको याद रखना, क्या पता वहाँ पे डायग्राम आ जाए, फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या था, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं था। ध्यान रखना क्योंकि आ सकता है। अगर आप देखोगे ना, जो एंटायर हार्ट है वो किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का। जो एंटायर हार्ट है वो किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का। जो वाल्स होते हैं ना किनके, वेंट्रिकल्स के, वो थिकर होते हैं किनसे, आर्टरिया से। जो ये हार्ट है इनके पास एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है, उनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या होते हैं, नोडल टिश्यू, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें, हार्ट में। A patch of this tissue is present in the right अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। याद रखना, इसी को हम और एक नाम भी कहते हैं, पेस मेकर। आप लोगों ने तो सुना होगा, घर पे बोलते हैं ना, उसको पेस मेकर डाल दिया, तो ये वही है, ऐसे नोड ही क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। और एक मास ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, जो क्लोज होता है कहाँ पे, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। ही याद रखना। और एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ पे होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। ये याद रखना। A bundle of nodal fibrous arterioventricular bundle continues from the arterioventricular node which passes through the arterioventricular septum to emerge on the top of the इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। देखो ये क्या होता है, जो आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड है वो फिर डिवाइड करता है किस में, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स में। इसी तरह फिर माइनोइड फाइबरस जो है वो फिर पास करते हैं किस, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर से ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फिर परकंजी फाइबरस। मतलब कहाँ से, जो ये बंडल्स हैं उनसे फिर छोटे छोटे फाइबरस निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबरस। वो फिर सारे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाते हैं। ये नोडल मस्कुलेचर है ना, इनके पास एबिलिटी होती है ताकि क्या करे, जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुले, यानी कि बाहर से कोई स्टिमुले ना हो, ये खुद ही क्या करे, जनरेट करे एक्शन पोटेंशियल्स। इसको हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। जो साइनो आर्टरियल नोड है ना, ये जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। क्या, जो साइनो आर्टरियल नोड है ना, ये क्या जनरेट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। कितना करता है, 70 to 75 पर मिनट। मतलब एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल्स। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसी को मैंने अभी बोला कि इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। जो हमारा हार्ट है वो कितना बीट करता है एक मिनट में, 70 to 75 टाइम्स। एवरेज हम लेते हैं 72 टाइम्स पर मिनट। अगर हम बिगिन करेंगे, जो देखो पहले अगर हम मानेंगे कि हार्ट क्या था, मतलब सारी चैम्बर्स किस में है, रिलैक्स्ड स्टेट में, यानी कि जॉइंट डायस्टोल में। जो ही ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वैल्यूज ओपन होते हैं, ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन्स और वेना केवा से, वो किस में ओपन हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, लेफ्ट एंड राइट आर्टरी के थ्रू। ये याद रखना। जो सेमिल्यूनर वैल्यूज है, क्या, जो सेमिल्यूनर वैल्यूज है वो क्लोज होते हैं इस स्टेज पे। जो सेमिल्यूनर वैल्यूज है वो क्या है, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं इस स्टेज पे। जो साइनो आर्टरियल नोड है वो क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, जो स्टिमुलेट होता है दोनों आर्टरिया में। क्या होता है, जो स्टिमुलेट होता है दोनों आर्टरिया में टू अंडरगो स्टिमुलेशन कंट्रैक्शन, साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन, सॉरी, क्या,
ताकि वो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन हो, मतलब उन दोनों की क्या हो जाए, कंट्रैक्शन, मतलब दोनों की कंट्रैक्शन एट अ टाइम हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। ये इंक्रीज़ करता है फ्लो ऑफ ब्लड किस में, वेंट्रिकल्स में बाय अबाउट 30%। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्शन पोटेंशियल है ना, इसको कंडक्ट किया जाता है कहाँ के साइड की तरफ, वेंट्रिकुलर साइड, बाय एवी नोड एंड एवी बंडल, जो फिर पूरे एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है, फिर जो वेंट्रिकुलर मसल्स है ना वो कंट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। जो आर्टरी है वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं अंडरगो डायस्टोल, इनको फिर डायस्टोल में चले जाते हैं, यानी कि ये रिलैक्सिंग स्टेट में चले जाते हैं। कौन, आर्टरिया। ये याद रखना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है उस टाइम क्या होता है, आर्टरियल डायस्टोल हो जाता है। ये याद रखना। देखो, जो ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो सेमिलिनर वैल्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं। जो सेमिलिनर वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जो ये ब्लड है वो कहाँ पे चला जाता है, वो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में चले जाते हैं। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा, मतलब अब दोबारा वैसे आर्टरियल सिस्टोल हो जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। ये अब रिपीटेड वैसा ही है। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। इसमें दोनों आते हैं, इसमें आता है सिस्टोल और डायस्टोल, लेकिन किन का, दोनों का, बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल्स का। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, जो हार्ट है ना वो कितना मतलब कितनी बार बीट करता है 1 मिनट में, वो 72 टाइम्स बीट करता है। ये याद देखो। अगर हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की, वो कितना है, 0.8 सेकंड। ये याद रखना, ड्यूरेशन मतलब एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में होता है, 0.8 सेकंड। एक कार्डियक साइकिल के दौरान ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली कितना, 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हार्ट रेट के साथ। हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। वो क्या देता है हमें, कार्डियक आउटपुट। याद रखना। अगर हम अब कार्डियक आउटपुट को क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और ये कितना होता है, 5000 ml और 5 लीटर्स इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। ये याद रखना। अब देखो, ये मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट रेट है ना। अब देखो, अगर आप बात करोगे किसकी, एक एथलीट की, उनमें क्या होता है, उनमें जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा होता है एक ऑर्डिनरी इंसान से। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, हार्ट रेट, ये कार्डियक आउटपुट या हार्ट रेट किसकी सबसे ज़्यादा होगी। ये सीधी बात है, आप एथलीट को डाल देना वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके दौरान, इस कार्डियक साइकिल के दौरान 2 साउंड सुनाई देते हैं। कितने, 2 साउंड सुनाई देते हैं। जब हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं तो 2 साउंड सुनाई देते हैं। एक तो होता है लूप, दूसरा क्या होता है, दूब। अब लूप कब होता है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्यूज़ क्या होते हैं, बंद होते हैं। और दूब कब सुनाई देता है, जब क्या होता है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वैल्यूज़। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये गलत नोटेशन है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये एक मशीन है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो क्या है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीन कौन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, अब हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे ना एक पेशेंट को, मतलब ये ईसीजी कैसे उठाया जाता है, एक पेशेंट के साथ क्या किया जाता है, उसको 3 लीड्स के साथ बांधा जाता है। 3 लीड्स उसको बांधे जाते हैं। एक तो इस रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट को भी बांधा जाता है और राइट रिस्ट को भी बांधा जाता है, और किसको, लेफ्ट एंकल को भी बांधा जाता है। याद रखना, जो फिर मॉनिटर करता है क्या, हार्ट एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी को फिर मॉनिटर करता है। अब यहाँ पे आ जाओ इस फिगर की तरफ। देखो, यहाँ पे एक ईसीजी है, ये स्टैंडर्ड ईसीजी है, ये याद रखना। अब ये क्या है, पी है, ये क्या है, QRST। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना, पी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखोगे QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स करता है। समझ आया। अब बात करेंगे किसकी,
टी की ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को क्या करोगे, काउंट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। यहाँ पे देखो अगर आप आर्टरी और वेन को देखोगे ना, वो 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। एक तो इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम जिसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स का जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और होता है एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो कंपैरेटिवली थिन होता है किन में, वेनस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, डबल सर्कुलेशन की। देखो दो प्रकार की सर्कुलेशन होती है, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन मिलता है वही क्या बनाता है, वो बनाता है डबल सर्कुलेशन। ये याद रखना, डबल सर्कुलेशन कैसे बनता है, जब पल्मोनरी सर्कुलेशन और कौन सिस्टमिक सर्कुलेशन आपस में मिलता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है डबल सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो पहले पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर वो कहाँ पे जाता है, लंग्स की तरफ, जहाँ से वो फिर ऑक्सीजनेट होता है, फिर वो आता है पल्मोनरी वेनस में, फिर वो कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरी में। यही होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो जाता है कहाँ, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाता है, टिश्यूज़ की तरफ, फिर वो वहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, और कलेक्ट कहाँ पे होता है, सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा, और फिर उसको किस में एम्पिटेड किया जाता है, राइट आर्टरी में। ये क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या प्रोवाइड करता है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, किसको, टिश्यू को, और क्या वहाँ से क्या लेता है, टिश्यू से क्या लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये याद रखना। एक यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट होता है किसके दरमियान, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान, दूसरा लिवर के दरमियान। याद रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब जो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है ना, ये क्या कैरी करती है, ये ब्लड कैरी करती है कहाँ से, इंटेस्टाइन से सीधे किधर, लिवर की तरफ। ये याद रखना, वरना हर कोई मतलब जो वेन है वो किसकी तरफ ब्लड लेती है, वो मतलब पार्ट से लेकर सीधे हार्ट में डालते हैं। लेकिन जो ये पोर्टल हेपेटिक वेन है ना, ये इंटेस्टाइन से ब्लड लाती है, लेकिन ये किस में कहाँ भेजती है, लिवर में भेजती है, ये हार्ट की तरफ नहीं भेजती है। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे लंग्स है, इसको ये है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन, डार्सल आयोटा। ये याद रखना, हर कोई वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो ये पल्मोनरी वेन है ना, ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हर कोई आर्टरी क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो वेन है ना, यहाँ पे इसका देखो जो ल्यूमिन है ना, इसका ये ब्रॉड होता है, क्या ल्यूमिन इसका क्या है, ब्रॉड ल्यूमिन है इसका। और जो ये यहाँ पे ये है ना आर्टरी, इसका जो ल्यूमिन है वो क्या है, नैरो। याद रखना, वहाँ पे आ सकता है। अब देखो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट है ना, उसको रेगुलेट किए जाते हैं इंट्रेंसिकली, दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स जिसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं। अब ये क्या है, जो हमारा हार्ट है ना वो मायोजेनिक है। दो तरह के मतलब दो तरह का होता है, एक तो होता है न्यूरोजेनिक, दूसरा क्या होता है, मायोजेनिक। जो हमारा हार्ट है वो क्या है, मायोजेनिक। ये मतलब इसको नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये क्या होता है, मायोजेनिक भी होता है। याद रखना, नीट में आ सकता है। अब देखो मिडल ऑब्लांगेटा में एक मतलब देखो जो इसकी फंक्शन है ना हार्ट की, अब दो सिस्टम जिसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो खुद किसके पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मतलब क्या होता है, वहाँ पे बॉडी मतलब हमारे विल के तहत मतलब कंट्रोल नहीं होता है, वो होता है खुद ब खुद ही वो हो जाता है। कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये बात याद रखना। अब सिंपैथेटिक नर्वस क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेस्कुलर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और क्या करता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये याद रखना। कौन, सिंपैथेटिक नर्वस। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स वो क्या करते हैं, वो रेट ऑफ हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं, वो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, और वो कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करते हैं। जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स है वो क्या इंक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले आता है कौन सा, हाई ब्लड प्रेशर,
जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। देखो हाइपरटेंशन क्या होता है, ये सीधी बात है, ये ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर जो हायर होगा नॉर्मल से, मतलब जो हमारा नॉर्मल है वो है 120/80, लेकिन जो हाइपरटेंशन में होता है उसमें होता है 120 से ज़्यादा। जब कंटिन्यूसली क्या आएगा 140/90, मतलब जब आप रिपीटेड चेकअप करोगे वो कितना आएगा 140/90, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हाइपरटेंशन है। अब जो ये ऊपर वाला है ना, ये 120 यहाँ पे, ये क्या है, ये सिस्टोलिक है, और जो नीचे वाला 80 है ये क्या है, ये डायस्टोलिक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो ये हाई ब्लड प्रेशर है ये क्या करता है, ये हार्ट डिजीज़ करवाता है, और क्या करता है, ये हमारे ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हम कैड बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये अफेक्ट करते हैं हमारे ब्लड सप्लाई को, ये हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे वेसल्स को, जो सप्लाई करते हैं ब्लड किसको, हार्ट मसल को, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, देखो कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यूज है, वो उससे क्या होता है, वो डिपॉजिट होते हैं किस में, आर्टरीज में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है आर्टरीज का वो नैरो हो जाता है, ये याद रखना। अब बात हम करेंगे एंजिना की। एंजिना को और एक नाम पे कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। इससे क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, जब जो हार्ट मसल है उसको जब एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जब हार्ट मसल को एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, उससे क्या होता है, उससे एक्यूट चेस्ट पेन हो जाता है। वही होता है क्या, इसका जो सेप्टम है, ये किसका सेप्टम है, एंजिना पेक्टोरिस का, ये याद रखना। ये किस में ज़्यादातर होता है, ये मैन एंड वुमेन होता है किसी भी एज में, लेकिन ज़्यादातर ये होता है मिडल एज और एल्डरली, ये याद रखना। ये तो एंजिना जो है ना ये हर एक में होता है, लेकिन ज़्यादातर किन में होता है, ये मिडल एज और एल्डरली में होता है, यानी कि ये बड़ों और मिडल एज में ज़्यादा होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अब हम बात करेंगे किसकी, हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर मीन्स ये स्टेट ऑफ हार्ट होता है जब हार्ट ब्लड पंप इफेक्टिवली नहीं करेगा, जो हमारी बॉडी नीड्स होती है बॉडी की वो बराबर पूरी ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है, ये वो स्टेट है हार्ट की जब हार्ट पंप ब्लड इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, ताकि वो जो हमारी नीड्स है वो मतलब जब वो हमारी बॉडी की नीड्स पूरी ना करे, कौन, हार्ट, तब हम उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ये याद रखना। देखो हार्ट फेलियर सेम नहीं होता है जिस तरह वो कार्डियक अरेस्ट होता है और या हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जब हार्ट स्टॉप करता है बीटिंग, और हार्ट अटैक में क्या होता है, जब हार्ट मसल सडनली डैमेज हो बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।